एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और AVP एकेडमी खुर्जा आपके लिए स्टार्ट करने वाला है ऑनलाइन फ्री क्लासेस एक्स और वाई ग्रुप के लिए। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि एक्स और वाई ग्रुप के बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाए, ताकि जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ आज। और ये वीडियो आपको बिल्कुल डिटेल में बताएगी कि एक्स वाई ग्रुप की एक्चुअली प्रिपरेशन करनी कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये जो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रखी है आपकी, ये उस वाले एग्ज़ाम के लिए थी जो मार्च में होना था, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और अभी इसकी कोई डेट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी आप फाइनली मैक्सिमम 20 ईयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज इसके लिए होती है वैसे 19 to 21 होती है, लेकिन लास्ट 21 ही है। तो सबसे मेन है आप ये देखेंगे पहले कि आपकी एज इसके लिए फ़िट है नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा इतनी मेहनत करता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, लेकिन एज की वजह से क्या हो जाता है लास्ट में आके फिर उसको बाहर होना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप अपनी एज ज़रूर चेक करें इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैक्सिमम कितनी है हमारे पास, वो है 21 ईयर्स। ये तो इसका एज का क्राइटेरिया था। आगे देखते हैं गाइस। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो ज़्यादातर बच्चे इसको 12th के बाद ही करते हैं, और इसमें आपको पता भी होगा दो ट्रेड होते हैं, एक एक्स ग्रुप होता है एक वाई ग्रुप होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया है। तो उसके लिए देख लेते हैं। जो हमारा एक्स ग्रुप है उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको 10+2 होनी चाहिए पास, या उसके इक्वलेंट को एग्जामिनेशन टाइप होना चाहिए, जैसे जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो मैथ्स होना चाहिए, एक फिज़िक्स आपके पास होनी चाहिए, और एक इंग्लिश। ये सब्जेक्ट बिल्कुल मैंडेटरी हैं, बिना इसके आप एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इन्होंने दे रखा है कि कोई भी एजुकेशन बोर्ड जो COBSE में लिस्टेड हो, तो वो नॉर्मली आपने या तो CBSE बोर्ड से किया होगा, UP बोर्ड से, वो तो सब रजिस्टर्ड ही होते हैं। और इसमें एक चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट, यानी ओवरऑल 50% होने चाहिए। लेकिन इंग्लिश में ये कंपलसरी है कि इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स हों। अगर आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों के लिए। अच्छा, एक्स ग्रुप के लिए अगर आपने सपोज़ करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक या कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने 12th ही की हो। और बाकी अगर कोई डिटेल आपको ज़्यादा मैक्सिमम में चाहिए तो आप इस साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चे सब 12th करते ही हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, अगर आपने कोई पॉलिटेक्निक भी कर रखी है, सपोज़ कर आपने कोई पॉलिटेक्निक भी कर रखी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, इन एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। ये कहना चाह रहा है कि जो आपका डिप्लोमा है उसके अंदर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसमें चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके पास या नहीं है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके डिप्लोमा में 50% मार्क्स होना मैंडेटरी हैं। चलिए नीचे देखते हैं। ये एक्स ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप के लिए क्या है, वाई ग्रुप के लिए आप देखेंगे इसमें भी 10+2 चाहिए, सेम क्राइटेरिया, 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए सेम ही है ऑलमोस्ट। और इसमें क्या है कि अगर आपने कुछ और भी कोर्स किया हुआ है, इंग्लिश इज अ वोकेशनल कोर्स इज इन इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स। इसमें इंग्लिश मैंडेटरी है, 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होने चाहिए। और दूसरा एक और वाई ग्रुप में होता है जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए पोस्ट है, उसमें 10+2 आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके पास आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश। फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड सेम 50% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश। इसका मतलब ये है गाइस कि 12th क्लास में आपके पास चाहे एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वाई ग्रुप का, कोई भी आपके पास इंग्लिश में 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एक्स एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 और आल्सो एलिजिबल फॉर ग्रुप वाई एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग इन बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जाम इन वन सिटिंग वाइल फिल अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
इसका मतलब है अगर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक्स और वाई ग्रुप का कंबाइंड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए आपको जो फॉर्म होता है, आपने जब फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप ये बोलेंगे कि मुझे एक्स और वाई ग्रुप के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम देना है। तो उसमें क्या होता है, जो इंग्लिश का पेपर है वो एक ही होगा दोनों के लिए कॉमन, वो 85 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। दूसरा लिखा हुआ है इसमें, डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर एक्स ग्रुप ट्रेड ओनली। अब जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है वो केवल एक्स ट्रेड्स के लिए ही एलिजिबल हैं। क्लियर नोटिफिकेशन में दे रखा है डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर एक्स ग्रुप ट्रेड ओनली, इसका मतलब वाई ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 फेज़ में होता है एक्चुअली देखा जाए तो पहला फेज़ जो आप लोगों का होगा वो होगा सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं ज़रा। ऑनलाइन टेस्ट में आप देखेंगे तो ग्रुप एक्स के लिए फिजिक्स का एग्जाम होगा जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, और 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट्स का एक्स ग्रुप के लिए। और वाई ग्रुप के लिए क्या होगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। 30 मार्क्स के अंदर क्या होगा गाइस, 30 मार्क्स के अंदर आपकी जीएस होगी, और उसके अंदर जीएस के साथ साथ आपके साथ क्या होगा, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, और उसी में आपके साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। खैर इसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। बस आप जैसा हम पढ़ाते हैं आप वैसा पढ़ते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 100% इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर कुछ लोग दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें फिजिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मैथ्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और रीजनिंग का। बस आपको इसमें ये बेनिफिट होता है कंबाइंड एग्ज़ाम में कि इंग्लिश का एग्ज़ाम एक ही बार होता है, और ये एग्ज़ाम होता है 85 मिनट्स का, यानी इसमें टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको, और आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। आप जिसके लिए क्वालिफाई करोगे आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख दीजिए, मैं उस पर ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ओके गाइज, चलिए आगे देखते हैं। गाइज आपको फ़ेज़ 1 के बारे में तो पता चली गया है, चलिए फ़ेज़ 2 के बारे में बात करते हैं। तो फ़ेज़ 2 में क्या होगा, जब आप फ़ेज़ 1 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है जब आप उसे क्लियर कर लेंगे तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उनको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में क्या आएगा, आपके 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, ये हो गया 1600 मीटर, ये रनिंग होगी जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी होती है। देखिए गाइज, अगर आपने इससे पहले कोई फिज़िकल टेस्ट या डेली फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं की है तो ये इतना इजी नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस फिटनेस टेस्ट की तैयारी करेंगे, जब पहली बार बच्चा रनिंग करेगा तो उसको कम से कम 3 महीने का टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए मेरी तरफ से एक ही एडवाइस है कि आपको जब आप रिटन की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी तैयारी रिटन के साथ ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपको इसके लिए रिटन के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे इसमें है 10 पुशअप्स। ये 10 पुशअप्स इतनी इजी नहीं है। अगर आप फिटनेस एक्टिविटी आप डेली नहीं करते तो 10 पुशअप लगाना इतना आसान नहीं है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारे जो इवेंट हैं, 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स, 10 सिटअप्स, ये 1.6 किलोमीटर रनिंग करने के बाद ही होंगे, उससे पहले नहीं होती हैं। और इतनी रनिंग करने के बाद बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 10 पुशअप्स या 20 स्क्वाट्स लगा सकें। तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब आप रिटन की तैयारी, जिस दिन आप रिटन की तैयारी स्टार्ट करें उसी दिन आपको फिजिकल की तैयारी इसके साथ करनी पड़ेगी, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा, 20 स्क्वाट्स के लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 20 स्क्वाट्स का मतलब है 20 दंड बैठक, तो उसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करें। 10 सिटअप्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 10 सिटअप्स के कई तरीके होते हैं कि डिपेंड करता हुआ वहाँ पे जाके आपसे 10 सिटअप्स कैसे लगवाते हैं। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस जो करके जाएँ वो करके जाएँ। आप स्ट्रेट लेट जाइए, यहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल पैर बिना फोल्ड किए, और आपको दोनों हाथ अपने पीछे रखने हैं, और उसके लिए बिना पैर उठाए आगे से आपको 10 सिटअप्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आप कम से कम 20 सिटअप्स की प्रैक्टिस करके जाएँ, ताकि वहाँ पे जाके आप बहुत ईजिली इसको लगा लेंगे। तो ये फिटनेस टेस्ट होगा आपका। जब ये आप क्वालिफाई हो जाएंगे, इसके बाद आगे के लिए आप भेज दिए जाएंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा कि चलिए भाई आप आगे के लिए क्वालिफाई करते हैं। और आगे के लिए फिर क्या टेस्ट होगा, आगे के लिए होगा फिर टेस्ट नेक्स्ट है, वो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे
उसके बाद क्या होगा, आपको एक SRT होगा, इसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। गाइस आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने CDS एग्ज़ाम जो एज एन ऑफिसर एंट्री होता है आर्मी में, वो मैं 3 टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ है सेल्फ स्टडी से, और मैं 3 बार SSB में बैठ चुका हूँ और ये टेस्ट मैंने 3 बार फेस किया है। तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूंगा, ये वैसे अगर देखा जाए तो टफ भी नहीं है, क्योंकि आपके में तो ऑप्शन आते हैं। अब अगर आप SSB देने जाएंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, वहाँ आपको अपना आंसर खुद लिखना होता है। तो इस SRT में क्या होता है कि आपको रियल लाइफ बेस पे कुछ सिचुएशंस दे रखी होती हैं जिनको आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है ये, और इसके लिए कोई तैयारी की स्पेशल ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी एक्चुअली साइकोलॉजी चेक करने के लिए होता है कि आप कितनी, आपके सामने अगर कोई अच्छी से अच्छी सिचुएशन आती है, बैड से बैड सिचुएशन आती है, तो आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हो, ये उसके लिए होता है। तो इसमें आप देखेंगे आपको इसमें टोटल 45 SRT आएंगी, जिसको आपको 30 मिनट्स के अंदर करना होगा। और इसमें ऑप्शन होते हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपको अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको बेस्ट क्या, उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन होंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा और ये चेक किया जाता है। दिस टेस्ट असेसेस द एटीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट इन रेस्पॉन्स टू द क्वालिटी सेट बाय द डिफेंस फोर्सेज फॉर सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट ऑफ अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड। राइट फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब है कि केवल ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम फिजिकल कर लिया, आपकी जो समझने की क्षमता है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन फेस करते हो और आप अच्छे से जानते हो कि हर बच्चा हर सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ सही करता है, कोई गलत करता है। तो उनको वो बंदा चाहिए, वो बच्चा कैंडिडेट चाहिए जो हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से फेस कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी लॉकडाउन के बाद, उसमें मैं इसकी भी तैयारी कराऊंगा आपको। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी वैसे तो कोई कराता नहीं नॉर्मली, और SSB के लिए करने जाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि SSB अलग है और ये अलग है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में मात खाते हैं, और वो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ के बच्चों में कि रिटन में मेहनत कर लेंगे, फिज़िकल में मेहनत कर लेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, वो होती है हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें आपको कम से कम 70 to 30 का रेशो रहता है, यानी 70% आप इंग्लिश में बोलेंगे, 30% आप हिंदी में बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 100% हिंदी में ही बोलेंगे। उसका एक रीज़न भी है कि अगर आप जानते हैं कि XY ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। अगर कोई बच्चा साउथ से हुआ है तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, आप उसको अपने कैसे समझाएंगे, आप उसको कैसे समझाएंगे? कोई बच्चा साउथ का हुआ है तो उसको तो हिंदी आती नहीं है, तो आपको उसमें इंग्लिश में ही आपको उसे समझाना होगा। इसीलिए इंग्लिश इज़ मस्ट फॉर द X and Y ग्रुप। और सबसे ज़्यादा मैंने बच्चों से जिनसे मिला हूँ, जो ज़्यादातर बच्चे बाहर होते हैं वो होते हैं इसमें, क्योंकि वो लोग रिटन में मेहनत करते हैं, फिज़िकल में मेहनत करते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उनको बोला जाता है तो वो इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं, और सबसे ज़्यादा बाहर बच्चे यही होते हैं। तो ये क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इंग्लिश स्पीकिंग वाली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप रिटन की तैयारी करेंगे तो फिज़िकल और इंग्लिश स्पीकिंग आपको साथ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग इतनी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि आप 2 महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग अपनी अच्छी करने के लिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाके बोलना इतना आसान नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है जो CBSE स्कूल से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमेशा से उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है। और इंग्लिश समझना लिखना अलग है, लेकिन बोलना बहुत मैटर करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इस टेस्ट में क्या होगा, आपके पास 10 से 15 कैंडिडेट होंगे जो जिनको वो लोग क्या करेंगे, ग्रुप में बैठा देंगे। अब जब ग्रुप में बैठा देंगे उसके बाद क्या होगा, आपको कोई कॉमन टॉपिक दिया जाएगा। कॉमन नॉर्मली जो टॉपिक होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होगा, वो होगा या तो करंट अफेयर पे, या नॉर्मल जैसे टॉपिक जो प्रॉब्लम इंडिक जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, ट्रैफिक है, इन सब से रिलेटेड होगा। या तो इस पे आपको डिस्कशन करना होता है। अब डिस्कशन आप जब भी करेंगे जब आपको नॉलेज होगी, तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत से बच्चे तो ऐसे जिन्हें सिर्फ PUBG खेलने से फुर्सत नहीं मिलती है और ख्वाब देखते हैं वो एयरफोर्स में जाने के, तो इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, तब आप जाके इसके लायक बनेंगे कि आप एयरमैन की जॉब हासिल कर सकें।
इतना कंपटीशन है आज की डेट में, इतना कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अच्छी लेवल की तैयारी करके आ रहा है। तो आपको करंट अफेयर वगैरह सब आपको पता होना चाहिए, आजकल देश में क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपके पास होगा और इंग्लिश स्पीकिंग आपकी होगी, तभी आप वहाँ पर बोल पाएंगे। रटा रटाए वहाँ पर बोल ही नहीं सकते आप। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि ये जो चीज़ है ना, रिटन से पहले प्रायोरिटी आप इसको देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग को, फिजिकल फिटनेस को, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिटन तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सबसे जहाँ बच्चे पीछे रहते हैं वो यही पोर्शन है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ये सब फेज़ 2 का पार्ट है। जब आप फिजिकल फिटनेस ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आप ये सब कर लेते, तो उसके बाद ये सब होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो फेज़ 3 की बात करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं तभी थोड़े टाइम बाद। और उसके बाद क्या होता है, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा बाद में। यानी जब आप ये सब चीज़ें क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आपके लिए मेडिकल की डेट आ जाएगी, और उसके लिए क्या होगा, एक लेटर आपको इश्यू कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे उसको साइट से, और आपको मेडिकल के लिए कॉल की जाएगी। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे मेडिकल को लेके बहुत परेशानी में रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप ज़्यादा मेडिकल के बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आपको पहले लगेगा कि मैं पहले ही बाहर हो जाऊँगा मेडिकल में। तो आपको देखोगे, आप ये क्राइटेरिया एयरफोर्स की तरफ से उन्होंने दे रखा है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी, ये ब्लड, हेमोग्राम, इतनी नॉलेज तो कोई डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपकी नॉर्मली सब कुछ फिट होना चाहिए बस। अगर आपको कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो परमानेंट रिजेक्शन होता है, एक टेम्परेरी होता है। जैसे आप ओवर वेट हैं तो आप पहले ही वेट कम करके जाइए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ से बाहर होने की। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, स्पेशली XY ग्रुप के लिए, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, लास्ट में मेडिकल में बाहर होते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। और रियलिटी में मेडिकल इसका इतना इजी भी नहीं है कि आप सोचेंगे थोड़ा सा आपको चेक किया हो कि नहीं, इसका डिटेल्ड मेडिकल होता है। तो इसलिए इसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से करनी होती है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। चलिए आगे। ये एक मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड है जो आपको एडवर्टीजमेंट में उन लोगों ने दे रखा है। इन्होंने दे रखा है, मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट शैल बी 152 सेंटीमीटर्स, चेस्ट मिनिमम रेंज ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। यानी जब वो आपको फीता लगाएगा चेस्ट में तो आपको फुलानी है, और 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होनी चाहिए। वेट की बात करें तो वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग होता है, वो आप चार्ट मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट की। तो खैर अगर ज़्यादा कम भी होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें इन्होंने दे रखा कि लेजिक सर्जरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बहुत से बच्चों की आईसाइट वीक होती है तो वो लोग क्या करते हैं, लेजिक सर्जरी करा लेते हैं, और उस लेजिक सर्जरी की वजह से क्या होता है कि वो इसके लिए अनफिट माने जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी लेजिक सर्जरी आपने कराई है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। दूसरा, हियरिंग आपको पता, नॉर्मल हियरिंग आपकी होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेंटल वगैरह में तो खैर कोई प्रॉब्लम, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट वैसे मांगते हैं। 14 डेंटल पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपके नीचे 14 आपके तीत होने चाहिए और ऊपर भी 14 होने चाहिए। वैसे बहुत से बच्चे सोच रहे हैं उनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दांतों में ऐसा कीड़ा भी लगा हुआ है तो आप उसको फिल करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, पायरिया नहीं होना चाहिए, दांतों में पायरिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो उसका आप ट्रीटमेंट अभी करा लीजिए, क्योंकि बाद में इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। बाकी नॉर्मल हेल्थ होनी चाहिए, आपको कोई लंबी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं, या कोई भी किसी भी टाइप की कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों के नॉक नीज होते हैं जो घुटने मिलते हैं आपस में, वो नहीं होने चाहिए। हालांकि जो नॉक नीज होता है उसका भी ट्रीटमेंट होता है, आप केवल 2 महीने में एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हो, तो उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा कि कैसे नॉक नीज को ठीक किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आप इसमें आप ज़्यादा इतना चिंता करने की बात नहीं, बस आप अपने आप को फ्री रखिए। अच्छा, बॉडी टैटू की अगर बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ परमानेंट बॉडी टैटू शैल नॉट बी परमिटेड, हाउएवर टैटूज ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द 4 आर्म्स इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, बैक, डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड, रिवर्स साइड ऑफ द palm, and for tribal tattooed which are as per custom and tradition of their tribes may be considered, however right to decide on acceptability unacceptability of the individual shall rest with the selection center।
अब बहुत से बच्चों को इस बात की चिंता रहती है कि टैटू अगर आपने बहुत बड़ा टैटू बना रखा जो एज अ फैशन के तौर पर है तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका केवल नाम लिखा हुआ है या कोई धार्मिक साइन आपके हाथ पर है एल्बो से नीचे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हटवाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैलिड माना जाता है। और अगर आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो अगर वो ट्राइब्स में मैंडेटरी है तो वो टैटू आपके लिए वैलिड माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई फैशनेबल टैटू है जो आपने बहुत ही बड़ा, चाहे बेशक आपने एल्बो से नीचे बना रखा है लेकिन फैशनेबल है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो टैटू के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी टैटू नहीं बनवाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस फैशन के लिए। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो मेडिकल तक मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और कोई भी आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसकी सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, सिलेबस अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो सिलेबस कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि एक्स ग्रुप के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स आती है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे, और 11th 12th की ही उसमें फ़िज़िक्स आएगी। 11th 12th की उसमें फ़िज़िक्स आती है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में वही सारे टॉपिक हैं। उसके लिए मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं आपकी इंग्लिश की इस लेवल की तैयारी कराऊंगा कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स की इंग्लिश जो भी आएगी, मैं आपको कोशिश करूँगा कि 18+ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। अगर वाई ग्रुप की बात करेंगे तो मैथ्स, इसमें मैथ्स आता है, मैथ्स अर्थमेटिक होता है, बहुत ईजी मैथ्स है। 5 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, 6 क्वेश्चन जीएस से आते हैं अप्रॉक्स, और 6 से 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग बहुत इजी होती है। देखिए, इसमें जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है ये, इसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आपका इसमें एक भी नंबर जा रहा तो आपका वो नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। जीएस में करंट अफेयर के भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर की मेरी पूरी गारंटी कि जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 3 के 3 वो होंगे जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे करंट अफेयर का रिकॉर्ड रहा है अभी तक, मैं जब भी मैंने एनडीए के लिए या मैंने सीडीएस के लिए जिन भी बच्चों को पढ़ाया है, कभी भी करंट अफेयर मेरे नोट से कभी भी बाहर नहीं गई है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको करंट अफेयर कहीं भी आपको पढ़नी पड़ेगी, आप बस केवल मेरे नोट्स फॉलो कीजिएगा, आपको 100% करंट अफेयर्स में बेनिफिट मिलेगा। मैथ्स के लिए आपको बुक्स वगैरह अगर आप सोच रहे होंगे, बुक्स तो आपके पास अगर 11th 12th के RS अग्रवाल है, एनसीईआरटी इनफ है, आपको कोई नई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे वाई ग्रुप के लिए आपको अगर आप मैथ की बुक लेना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात को कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़ें हम लोग। तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल बहुत ही अच्छी बुक है और आपको कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ठीक है। और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो हम तैयारी करा देंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस के लिए ऐसा सोचना नहीं है आपको कि पता नहीं क्या टॉपिक्स आएंगे, वो आप हम पर छोड़ दीजिए, वो हमारा काम है। हम आपको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही कम मेहनत में और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हो। चलिए स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्ट्रेटजी, ऐसी क्या प्लानिंग की जाए कि ये हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में क्या होती है कि वो ये नहीं पता कर पाते कि बुक्स को कैसे स्टडी किया जाता है। उनको अगर किसी ने कोई बुक रिकमेंड करी तो वो उसको उठा लेंगे, फिर दूसरी बुक रिकमेंड करेंगे तो वो दूसरी बुक को यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, वाई ग्रुप के लिए आपको केवल RS अग्रवाल ही पढ़ने है, इसके अलावा कोई बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको 100% क्वेश्चन मैथ्स के एग्ज़ाम में हो जाएंगे वाई ग्रुप के लिए। और जो एक्स ग्रुप के लिए आपको विवेक सर कराएंगे उसके लिए भी आप चिंता ना करो, बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे आपको विवेक सर, कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। और फिज़िक्स के लिए हमारे प्रशांत सर हैं ही हैं, और उन्हें तो आप जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिज़िक्स पढ़ाने का, तो वो आपको 11th 12th की कंप्लीट फिज़िक्स करा देंगे, आपको वहाँ पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की आप चिंता ना करें, इंग्लिश के लिए मैं हूँ। इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंग्लिश के लिए केवल एक बुक आपको रिकमेंड करूँगा, वो है नीतू सिंह की KD कैंपस वाली बुक, सबसे बेस्ट बुक है। उसको मैंने भी बहुत अच्छा स्टडी किया है, बहुत अच्छी बुक है। और आपको इसके अलावा कोई दूसरी बुक परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक को अगर आपने ढंग से स्टडी कर लिया, ये बुक CGL लेवल की है, वाई ग्रुप तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
इंग्लिश में आपको 100% वोकैब इसमें से मिलेगी, 100% वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें से मिलेंगे, 100% आपको इडियम फ्रेजेस इसमें से मिल जाएंगे। बाकी जो भी अगर इसकी स्ट्रेटजी है इंग्लिश की, वो कैसे इसको क्वालिफाई करना है, वो सब मेरे ऊपर है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि जब आप रिटन की तैयारी जिस दिन से स्टार्ट करेंगे, जब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपको उसी दिन से एक तो फिज़िकल पे काम करना है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, इतना इजी नहीं है कि आप इसको भी, इसमें भी आपको करने में 3 मंथ का टाइम लग जाएगा फिज़िकल फिट होने में। दूसरा, आपको क्या करना है, इंग्लिश पे काम करना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामेटिकली सीखना आसान है लेकिन स्पीकिंग आपको टफ पड़ेगी। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना इंग्लिश स्पीकिंग के आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और अभी कुछ दिन बाद हम लोग यूट्यूब पर अपनी लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं, और उस लाइव क्लासेस में जो पूरी तरह से फ्री है और एक्स और वाई ग्रुप के लिए बिल्कुल फ्री है, वो उसमें पूरा कोर्स हम आपको कराएंगे। आपको कोई भी कहीं भी ट्यूशन या कहीं कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और उसमें आपके सारे डाउट्स भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसके अलावा फिर भी आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको 100% रिस्पॉन्स दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं फिर आपसे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके गाइस, बाय।